बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बैक्टीरिया से बिलोंग करता हुआ एक अहम टॉपिक डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में, जिसका नाम है कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया। कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया में हम देखेंगे फ़िज़िकल मेथड्स कि कैसे फ़िज़िकल मेथड्स को यूज़ करके बैक्टीरिया को कंट्रोल किया जाता है, और उसी के साथ साथ हम केमिकल मेथड्स को डिस्कस करेंगे कि कैसे डिफरेंट केमिकल्स को यूज़ करके बैक्टीरिया को कंट्रोल करते हैं। तो शुरुआत करते हैं कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया। शुरुआत में ये कहा गया है कि बैक्टीरिया को कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी है। बैक्टीरिया आर यूज टू कंट्रोल, बैक्टीरिया आर कंट्रोल, या बैक्टीरिया का कंट्रोल एसेंशियल है। इट इज़ एसेंशियल इन होम, इंडस्ट्री एंड मेडिकल फील्ड। घरों में, सनतों में या फिर मेडिकल फील्ड में हर जगह बैक्टीरिया को कंट्रोल करना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? ताकि प्रिवेंट किया जा सके, बचा जा सके, एंड ट्रीट डिजीज़, यानी बीमारी जो कि किसी भी बैक्टीरिया की वजह से हो सकती है, उससे बचाव मुमकिन हो सके, इसलिए कंट्रोल किया जा रहा है, कंट्रोल करते हैं। और साथ ही साथ अगर कोई बीमारी ऐसी है जो बैक्टीरिया की वजह से लग चुकी है तो उसका ट्रीटमेंट, उसका इलाज वो भी बैक्टीरिया की मदद से किया जाएगा, इसको कंट्रोल करके। नेक्स्ट, कंट्रोल इसलिए भी हम करते हैं ताकि क्या हो सके, स्पॉइलेज ऑफ फूड को प्रिवेंट किया जा सके। स्पॉइलेज ऑफ फूड एंड अदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, दूसरी सनती मसनूआत जो हैं, दूसरी चीज़ें जो सनतों में तैयार होती हैं, खुराक वगैरह, उनकी जो स्पॉइलेज है, उनका जो ख़राब होना है, कैन बी इनहिबिटेड बाय कंट्रोलिंग माइक्रोब्स, बैक्टीरिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बैक्टीरिया को कंट्रोल करना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? इसलिए कि हम बीमारियां जो हैं उनसे बच सकें। अगर बीमारी आ गई है, कोई बीमार हो चुका है तो उसका इलाज कर सकें, और इसी तरह खुराक और बहुत सारी दूसरी सनती मसनूआत, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ख़राब होने से बचा सकते हैं बैक्टीरिया को कंट्रोल करते हुए। आगे जी, दो तरीके हैं कंट्रोल करने के, जैसा कि स्टार्ट में भी हमने कहा, देयर आर वेरियस मेथड्स टू कंट्रोल बैक्टीरिया बट टू आर वेरी फेमस। वन ऑफ देम इज फिजिकल मेथड एंड अदर इज केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड क्या है? फिजिकल मेथड असल में, फिजिकल का मतलब होता है कुदरती, फिजिकल मेथड यानी कुदरती तरीके, और इसका मतलब क्या होगा कि कुदरती तरीके से बैक्टीरिया को कंट्रोल करना, या कुदरती चीज़ों को, नेचुरल सब्सटेंसेस, नेचुरल फैक्टर्स या नेचुरल एजेंट्स को यूज़ करके जब हम बैक्टीरिया को कंट्रोल कर रहे होते हैं तो ये क्या कहलाता है? ये फिजिकल मेथड कहलाता है। फिजिकल एजेंट्स इसमें एक्चुअली यूज़ हो रहे होते हैं, यानी कुदरती चीज़ें इस्तेमाल होती है। फिजिकल एजेंट्स लाइक स्टीम, यानी भाप, स्टीम भाप को कहा जाता है। इसी तरह ड्राई हीट, खुश्क आग से हासिल होने वाली जो हरारत है, आग से सिंपली, चाहे वो चूल्हे में जल रही है, लकड़ियों से हासिल हो रही है, वो जो हरारत है वो ड्राई हीट कहलाती है। और फिल्ट्रेशन, किसी चीज़ को फिल्टर करके स्पेसिफिक मेम्ब्रेन से गुजार के, और उसी के साथ साथ रेडिएशन, मुख्तलिफ शुआएं जो हैं उनको इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, फिजिकल मेथड में इन एजेंट्स को यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया को कंट्रोल करते हैं। यानी हम सिंपली कह सकते हैं कि फिजिकल मेथड वो मेथड है जिसमें फिजिकल एजेंट्स को यूज़ किए जाते हैं। और फिजिकल एजेंट्स कौन कौन से हैं? स्टीम, ड्राई हीट, फिल्ट्रेशन और रेडिएशन, ये क्या है? दीज आर फिजिकल एजेंट्स। स्टीम भाप भी कहा जाता है इसको। स्टीम के लिए एक और वर्ड भी यूज होता है, मॉइस्ट हीट। मॉइस्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे स्टीम की फॉर्म में जो हीट है वो वेपर्स या यूँ कह लें कि नमी की सूरत में होती है, इसीलिए स्टीम को हम मॉइस्ट हीट भी बोलते हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि फिजिकल एजेंट्स में हीट जो दो तरह की होती है, ड्राई हीट भी होती है, डायरेक्ट हीट, अगर हम फायर से, आग से हासिल कर रहे हैं तो वो ड्राई हीट, और अगर वही भाप के जरिए हासिल की जा रही है तो वो स्टीम या फिर मॉइस्ट हीट कहलाती है। फिजिकल एजेंट्स को इस्तेमाल करके जब हम बैक्टीरिया को कंट्रोल करते हैं तो ये क्या कहलाता है? बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जब कंट्रोल करते हैं तो ये कहलाता है स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस in which we use physical agents to control bacteria or microorganism is known as sterilization process। ऐसा प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, फिजिकल एजेंट्स को इस्तेमाल करके बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह को कंट्रोल करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? जहां फिजिकल मेथड कहलाता है वहीं स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस भी कहलाता है। और याद रखिएगा, स्टेरिलाइजेशन इज डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म, यानी जब भी हम हीट को यूज़ करते हुए, रेडिएशन को यूज़ करते हुए या किसी भी फिजिकल एजेंट को यूज़ करते हुए स्टेरिलाइजेशन करेंगे तो स्टेरिलाइजेशन से क्या होगा कि जितनी भी लाइफ है वो डिस्ट्रक्ट हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी। उसमें वायरस आ जाते हैं, बैक्टीरिया आ जाते हैं, प्रोटोजवा वगैरह आ जाते हैं, वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, किल हो जाएंगे। इसलिए हम कहते हैं स्टेरिलाइजेशन इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, याद रखने की चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस में स्पेसिफिकली जो फिजिकल एजेंट्स है वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती हैं। उनमें पहला हाई टेम्परेचर है।
हाई टेम्परेचर दो सूरतों में यूज होता है, एक तो ड्राई हीट की फॉर्म में, दूसरा मॉइस्ट हीट या फिर स्टीम की फॉर्म में। तो हम देखते हैं कि हाई टेम्परेचर किस तरह स्टरलाइजेशन या फिर फिजिकल मेथड्स में यूज होता है बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कंट्रोल करने के लिए। हाई टेम्परेचर इज यूज्ड इन माइक्रोबायोलॉजिकल लैब, ये स्पेसिफिक है। हाई टेम्परेचर की फॉर्म में जो फिजिकल एजेंट्स हैं वो हम माइक्रोबायोलॉजिकल लैब्स में इस्तेमाल करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कंट्रोल करने के लिए। वो लैब्स, वो लेबॉर्ट्रीज जहां माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मुंसलिक एक्सपेरिमेंट्स या काम चल रहा होता है, वो माइक्रोबायोलॉजिकल लैब्स कहलाती हैं। और वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कंट्रोल करने के लिए स्टरलाइजेशन के लिए क्या है, हाई टेम्परेचर यूज होता है। हाई टेम्परेचर में स्टीम या मॉइस्ट हीट आती है और दूसरे नंबर पर ड्राई हीट आती है। दोनों ही तरीके इस्तेमाल हो रहे होते हैं स्टरलाइजेशन में। मॉइस्ट हीट कैसे कंट्रोल करेगी, कैसे किल करेगी? मॉइस्ट हीट काजेस कोएगुलेशन। कोएगुलेशन का मतलब होता है जम जाना। कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन एंड किल माइक्रोब्स। यानी जब भी हम मॉइस्ट हीट की बात करेंगे, स्टीम की बात करेंगे कि वो अप्लाई की जा रही होगी, तो वो हमेशा क्या करती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वगैरह में प्रोटीन की कोएगुलेशन करेगी, प्रोटीन्स को जमा देगी, जिससे क्या है, बैक्टीरिया किल हो जाएंगे। अब प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन में मौजूद हैं, प्रोटीन साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं, बहुत सारी ऑर्गेनेलीज में मौजूद होती हैं जिनका नॉर्मल फंक्शन करना बैक्टीरिया के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। जब जम जाएंगी ये प्रोटीन्स कोएगुलेशन की वजह से, जब हम मॉइस्ट हीट अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली क्या है, प्रोटीन नॉन फंक्शनल होगी और बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो किल हो जाएगा। इसको हम एक और सादा तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कोएगुलेशन को, कि जो एग है अगर हम उसको बॉयल किए बिना देखें तो उसमें एल्ब्यूमिन मौजूद होती है लिक्विड फॉर्म में, सफ़ेदी जिसको कहा जाता है। जब हम उसको बॉयल करते हैं हीट करने के बाद, तो वही एल्ब्यूमिन जो लिक्विड फॉर्म में थी वो जम जाती है, वो कोएगुलेट हो जाती है, इसको कहा जाता है कोएगुलेशन, और वो सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाती है। यहाँ भी ऐसे ही हो रहा है, प्रोटीन जो लिक्विड फॉर्म में थे वो सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, उनकी कोएगुलेशन हो जाती है मॉइस्ट हीट की वजह से, और नतीजा क्या निकलता है कि ये कोएगुलेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की किलिंग की वजह बनती है। नेक्स्ट, ड्राई हीट। ड्राई हीट काजेज ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स। केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स यानी कीमियाई अज्जा। कीमियाई अज्जा वो अज्जा जो बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जिस्म का हिस्सा है। तो क्या होगा, कीमियाई अज्जा जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बॉडी का हिस्सा है, उन अज्जा में ऑक्सीडेशन होगी, किसकी बदौलत, ड्राई हीट की वजह से। जब ऑक्सीडेशन होगी तो बहुत सारे पॉइजनस सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं जो बैक्टीरिया की डेथ की वजह बनती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मारने की वजह बनती है। इसके मिसाल यूँ ले सकते हैं, पानी नॉर्मली फायदेमंद है, वाटर इज ए मीडियम ऑफ लाइफ, H2, लेकिन जब, और ये पानी मिसाल के तौर पर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया में मौजूद है, जब हम इस पानी को नॉर्मली देख रहे हैं तो ये अपना स्पेसिफिक काम कर रहा है, लेकिन जब हम इसी बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें ये पानी मौजूद है उसको ड्राई हीट देते हैं तो इसकी ऑक्सीडेशन होगी इसमें, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन ऐड होगी तो ये क्या है, चेंज हो जाएगा H2O2। H2O2 क्या है, इट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और ये पॉइजनस सब्सटेंस है, ये किलिंग की वजह बनेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया को खत्म करने की वजह बनेगा। तो ऑक्सीडेशन जब भी होगी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा, और ऑक्सीडेशन, ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ये क्या करेगा, डिस्ट्रक्शन की वजह बनेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म करने की वजह बनेगा। हाई टेम्परेचर के बाद आ जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। रेडिएशंस का मतलब होता है शुआएं, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वो रेडिएशंस होती हैं, वो शुआएं होती हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए किसी स्पेसिफिक मीडियम की जरूरत नहीं होती, विदाउट एनी मीडियम ये ट्रैवल कर सकती हैं। और उसकी बहुत ही सिंपल एग्जांपल सनलाइट या सन रेडिएशंस हैं। सूरज से आने वाली जो शुआएं हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, वो खला से गुजर के आती हैं, हालांकि खला में कोई मीडियम नहीं है, ना हवा है, ना पानी, ना मिट्टी, यानी किसी किस्म का कोई मीडियम नहीं है, फिर भी वो ट्रैवल करती हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है। और ऐसी ही रेडिएशंस को हम यूज करते हैं कंट्रोलिंग के अंदर, बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करने के लिए। रेडिएशन बिलो 300 नैनोमीटर, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। वो रेडिएशन जो जिनकी वेवलेंथ 300 नैनोमीटर से कम होगी, दे आर इफेक्टिव टू कंट्रोल बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और इनमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, जैसे एक्सरेज हैं, गेमा रेज हैं, ये वो रेडिएशंस हैं, अल्ट्रा रेडिएशंस हैं, ये वो शुआएं हैं जो क्या है, बहुत पावरफुल होती हैं, एनर्जेटिक होती हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर अप्लाई करने पर क्या है, उनकी डेथ की वजह बनती हैं। और उसमें स्पेसिफिकली 300 नैनोमीटर से कम वाली जो रेडिएशंस हैं वो स्पेसिफिक हैं। इसकी मजीद मिसाल, गैमा रेज आर इन जनरल यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस, यानी 300 नैनोमीटर से बिलो वाली जो है वो इफेक्टिव है, और उनमें सबसे ज्यादा जो है वो गैमा रेज इस्तेमाल होती हैं, जो कहाँ पे इस्तेमाल होंगी, स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस के अंदर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को कंट्रोल करने के लिए, उनको किल करने के लिए लैब्स के अंदर या जहां भी जरूरी होगा। इसके अलावा हीट सेंसिटिव कंपाउंड्स,
कुछ ऐसे कंपाउंड्स है जिनको हमने हाई टेम्परेचर के जरिए कुछ ऐसी जगह थी जहां पे हमने क्या किया, हाई टेम्परेचर के जरिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कंट्रोल किया, स्टेरिलाइजेशन की। कुछ जगहों पे हमने रेडिएशन का इस्तेमाल किया, और कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पे हम ना रेडिएशन यूज कर सकते हैं और ना ही हम क्या कर सकते हैं, हीट को इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक्चुअली वहां पे हीट सेंसिटिव सब्सटेंसेस होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं। ये वो कंपाउंड्स होते हैं जो हीट की वजह से डीनेचर हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं। इसीलिए हमें कुछ ऐसा करना है जो क्या करेगा कि इनको महफूज भी रखे, खराब भी ना होने दे, और बैक्टीरिया से भी बचाया जा सके, महफूज किया जा सके। तो उसके लिए हम क्या है, स्पेसिफिक प्रोसेस यूज करते हैं जिसको फिल्ट्रेशन प्रोसेस का नाम दिया जाता है। फिल्ट्रेशन प्रोसेस किन के लिए यूज किया जाता है? हीट सेंसिटिव कंपाउंड लाइक एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स वो दवाइयां हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खत्म करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। सीराज, सीरम की जमा है सीराज। जब भी हम ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड दो कंपोनेंट्स पर डिवाइडेड है, प्लाज्मा और प्लाज्मा के साथ ब्लड सेल्स, जिसमें व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल आ जाते हैं। प्लाज्मा मजीद दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। प्लाज्मा में एक हिस्सा इसमें प्रोटीन्स वगैरह है, और जबकि दूसरा हिस्सा इसमें क्या है, येलोविश लिक्विड सब्सटेंस है। वो प्लाज्मा में मौजूद येलोविश लिक्विड सब्सटेंस क्या कहलाता है, सीरम कहलाता है, और उसी की जमा सीराज होगा। तो एंटीबायोटिक्स दे आर हीट सेंसिटिव कंपाउंड्स, सीराज यानी सीरम की जमा ये भी हीट सेंसिटिव कंपाउंड्स है। और इसके अलावा हार्मोन्स, दीज आर आल्सो हीट सेंसिटिव कंपाउंड्स। और इनमें से इनके अंदर अगर हमें शक है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद है और इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यहां से निकालना है, खत्म करना है, किल करना है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि हीट अप्लाई करेंगे या रेडिएशंस, बल्कि हम क्या करेंगे, we will use to sterilize them by membrane filters। स्पेसिफिक टाइप ऑफ फिल्टर्स यूज करेंगे, जैसा कि पोर्सलिन फिल्टर है। और ये फिल्ट्रेशन का प्रोसेस, ये फिल्टर करने का प्रोसेस क्या करेगा, इन हार्मोन्स, एंटीबायोटिक्स या फिर सिराज वगैरह में से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया वगैरह को सेपरेट करने में मददगार साबित होगा। इस तरह वो डीनेचर भी नहीं होंगे और हम आसानी से उनको स्टेरिलाइज भी कर लेंगे। ये हमारा फिजिकल मेथड। नेक्स्ट मूव करते हैं केमिकल मेथड्स की तरफ। वो कुदरती तरीके से यहाँ पे हम केमिकल्स यूज करेंगे। ये मुख्तलिफ केमिकल्स हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम क्या करेंगे, बैक्टीरिया को कंट्रोल करेंगे। इन केमिकल्स में क्या क्या है, एंटीसेप्टिक सब्सटेंसेस, डिसइंफेक्टेंट्स और क्या है, कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स इस्तेमाल होंगे। तीनों एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट्स या फिर इसके साथ अगर हम बात करें कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट, तो ये सारे के सारे ही केमिकल्स हैं, बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन क्या है कि इनकी अप्लाई करने की जो जगह है, इनको यूज करने की जो यूं कहने की जगह है, वो मुख्तलिफ होने की वजह से इनको नाम भी मुख्तलिफ दिया है। इनकी जो केमिकल नेचर है उसमें फ़र्क है, इस वजह से हम इनको जो है वो, या इनके जो यूज़ करने की जगह है वो मुख्तलिफ है, इस वजह से इनके नाम भी मुख्तलिफ हैं। वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। पहले नंबर पे आता है एंटीसेप्टिक्स। केमिकल सब्सटेंसेस यूज्ड ऑन लिविंग टिश्यूज, वो केमिकल सब्सटेंसेस जो लिविंग टिश्यूज के ऊपर इस्तेमाल हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखने की बात है, और अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस वो कीमियाई मादे जो लिविंग टिश्यू के ऊपर इस्तेमाल हो, ऑन लिविंग टिश्यू, ठीक है, दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट करें। कहां पे इस्तेमाल की जाए, लिविंग टिश्यू के ऊपर इस्तेमाल की जाए, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया वगैरह की ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए यूज हो। इनको हम नाम देते हैं एंटीसेप्टिक सब्सटेंसेस, या सिंपली एंटीसेप्टिक्स कहते हैं। तो क्लियर हुआ यहां पे, ऐसे केमिकल्स जो लिविंग टिश्यू पर इस्तेमाल हो, बैक्टीरिया वगैरह को कंट्रोल करने के लिए, माइक्रोब्स को कंट्रोल करने के लिए, वो एंटीसेप्टिक्स कहलाते हैं। एग्जांपल के तौर पे सैनिटाइजर है, हम सैनिटाइजर यूज करते हैं ताकि बैक्टीरिया वगैरह किल हो जाएं, खत्म हो जाएं, उनको कंट्रोल कर सकें, हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कंट्रोल कर सकें। तो ये स्पेसिफिक केमिकल्स हैं जो कंट्रोलिंग में यूज हो रहे हैं, ये क्या कहलाएंगे, एंटीसेप्टिक्स कहलाएंगे। और याद रखिए स्किन के ऊपर हम इस्तेमाल करें, और स्किन क्या है, एक लिविंग टिश्यू है। तो डेफिनेशन के मुताबिक एंटीसेप्टिक्स वो सब्सटेंसेस, वो केमिकल्स हैं जो लिविंग टिश्यू के ऊपर इस्तेमाल हो रहे हैं, ऑन लिविंग टिश्यू। तो स्किन के ऊपर सैनिटाइजर का यूज किया जाना, ये क्या है, ये एंटीसेप्टिक की मिसाल होगी। इसके बाद है डिसइंफेक्टेंट्स। एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट्स में फर्क ये है कि एंटीसेप्टिक लिविंग टिश्यू के ऊपर इस्तेमाल होते हैं बैक्टीरिया माइक्रोब्स को कंट्रोल करने के लिए, जबकि डिसइंफेक्टेंट्स कहां पे यूज होते हैं, दे आर यूज्ड ऑन नॉन लिविंग मटेरियल्स। वो लिविंग पर इस्तेमाल हो रहे थे एंटीसेप्टिक सब्सटेंस, जबकि डिसइंफेक्टेंट्स कहां पे यूज होते हैं, नॉन लिविंग मटेरियल्स पर, नॉन लिविंग सब्सटेंसेस पर, नॉन लिविंग सरफेस के ऊपर। तो डेफिनेशन की तरफ आते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस यूज्ड ऑन नॉन लिविंग मटेरियल टू कंट्रोल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड डिसइंफेक्टेंट्स। ऐसे केमिकल जो माइक्रोब्स या बैक्टीरिया वगैरह को कंट्रोल करने के लिए यूज हो, और कहां पे इस्तेमाल हो, नॉन लिविंग मटेरियल या सरफेस पर, तो ये क्या कहलाएंगे, डिसइंफेक्टेंट्स कहलाएंगे।
केमिकल एजेंट्स यूज्ड फॉर डिसइंफेक्शन, वो केमिकल सब्सटेंसेस जिनको हम डिसइंफेक्शन के लिए यूज करते हैं, दे आर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स, यानी वो केमिकल्स जिनको हम डिसइंफेक्शन के लिए यूज कर रहे होंगे वो ऑक्सीडाइजिंग हो सकते हैं यानी ऑक्सीडेशन करने वाले होते हैं, और साथ ही साथ क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट्स होंगे यानी रिडक्शन करने वाले एजेंट्स होते हैं। वो या तो ऑक्सीडेशन करके या फिर रिडक्शन करके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया वगैरह को कंट्रोल करने में मददगार साबित होंगे। मिसालों में आते हैं हेलोजेंस, ये मुख्तलिफ कीमियाई मादे हैं, केमिकल सब्सटेंसेज हैं। हेलोजेंस, फिनोल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, अल्कोहल, पोटाशियम परमैंगनेट और साथ ही साथ फॉर्मेल्डिहाइड। These are different examples of disinfectants which we use in daily life to control microorganism on non-living surfaces, non-living materials. Next, chemotherapeutic agents. एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट्स, अगर आप गौर करें तो दोनों ही वो मखसूस केमिकल्स की कैटेगरी में आते हैं जो सरफेस पर यूज हो रहे हैं। यहाँ पे जब हम बात करते हैं कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स की, तो ये वो केमिकल्स हैं जो इनसाइड दी टिश्यू यूज होंगे और इनसाइड दी लिविंग टिश्यू यूज होंगे। ये बीमारी से पहले इस्तेमाल हो रहे हैं, एंटीसेप्टिक्स या डिसइंफेक्टेंट्स खराबी से पहले। और ये क्या है, बीमारी आ गई है किसी बैक्टीरिया माइक्रोब की वजह से, तो उसको किल करने के लिए, बैक्टीरिया माइक्रोब को जो बीमारी की वजह बना है उसको खत्म करने के लिए ये सब्सटेंसेस इस्तेमाल होते हैं। कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स एंड एंटीबायोटिक्स वर्क विद नेचुरल डिफेंस एंड स्टॉप ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स यानी वो केमिकल, मखसूस केमिकल्स एंटीबायोटिक्स के साथ मिलकर, एंटीबायोटिक्स भी इसी कैटेगरी में आती हैं, कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स की कैटेगरी में ही आती हैं। तो कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स और एंटीबायोटिक्स ये वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो नेचुरल डिफेंस से बाद हम इम्यून सिस्टम की बात करें, कुव्वत मुदाफियत या मुदाफियती निज़ाम की बात करें जानदार के अंदर, तो कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स और एंटीबायोटिक्स ये नेचुरल डिफेंस या इम्यून सिस्टम के साथ मिलकर काम करते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की ग्रोथ को स्टॉप करेंगे, जिससे क्या है, ग्रोथ स्टॉप होगी तो उनको मजीद कंट्रोल किया जा सकेगा और कंट्रोल करके ट्रीटमेंट पॉसिबल होगा। दे डिस्ट्रॉय और इनहिबिट, ये या तो उनको खत्म कर देते हैं या फिर रोकेंगे, क्या रोकेंगे, ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकते हैं या फिर उनको खत्म, सिरे से खत्म कर देते हैं। कहां पे, इन लिविंग टिश्यूज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिविंग टिश्यूज में इस्तेमाल होने वाले ये केमिकल्स हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कंट्रोल करने के लिए या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है उसको रोकने के लिए इस्तेमाल होने वाले ये केमिकल एजेंट्स, केमिकल सब्सटेंसेस, केमिकल्स, दीज आर नोन एज कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स। एग्जांपल्स में आ जाते हैं सल्फोनामाइड, tetracycline or penicillin etc. These are important examples which are included in chemotherapeutic agents या फिर एंटीबायोटिक्स के अंदर शामिल होती हैं और इनका काम क्या है, लिविंग टिश्यूज में बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कंट्रोल करना है, डिस्ट्रॉय करना है। इसके बाद हमने यहाँ पे दो टर्म्स यूज की हैं, माइक्रोबाइसीडल इफेक्ट और माइक्रोबाइस्टैटिक इफेक्ट। ये मखसूस किस्म के असरात हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हम डिस्कस करते हैं और एक्चुअली किस वजह से मखसूस किस्म की अद्वियात या केमिकल्स जब हम यूज़ करते हैं तो उनके असरात दो तरह के होते हैं। और ये जो केमिकल्स हैं, अद्वियात हैं, ये क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल या फिर प्रोटीन्स वगैरह न्यूक्लिक एसिड के ऊपर अप्लाई होती हैं, असर करती हैं, जिससे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डिफरेंट यूँ कहने के रिस्पॉन्स शो करते हैं। तो दो तरह के असरात हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म में देखते हैं केमिकल्स की वजह से, उनमें से एक माइक्रोबाइसीडल इफेक्ट। इस असर में क्या होता है, किल माइक्रोब, ये असर क्या करता है, दिस इफेक्ट किल माइक्रोब इमीडिएटली। इसमें क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फौरन से ही किल हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। नेक्स्ट, साइक्लोस्पोरिन जैसे केमिकल या एंटीबायोटिक वो ये माइक्रोबाइसीडल इफेक्ट रखता है और इसमें होता क्या है, साइक्लोस्पोरिन या ये जो इफेक्ट जब क्रिएट होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर, इट डैमेज सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर अटैक किया जा रहा होता है, सेल वॉल पर अटैक किया जा रहा होता है, जिससे क्या है, फौरन से ही डेथ हो जाती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। दूसरा है माइक्रोबाइस्टैटिक इफेक्ट। माइक्रो का मतलब था स्मॉल और बाई यानी ऑर्गेनिज्म और सिडल से मुराद यहाँ पे क्या है, डेथ है, सुसाइड से सिडल है यानी फौरन डेथ हो रही होती है माइक्रोबाइसीडल इफेक्ट में। जबकि माइक्रोबाइस्टैटिक, माइक्रो का मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बाइस्टैटिक से मुराद यहाँ पे रुक जाना है, स्टेशनरी हो जाना है, स्टॉप हो जाना है, यानी ऐसा इफेक्ट जिसमें क्या है, कुछ रुक रहा है, कुछ स्टॉप हो रहा है। और क्या रुक रहा है, इनहिबिट द रिप्रोडक्टिव कैपेसिटीज। और डेफिनेटली रिप्रोडक्टिव कैपेसिटीज जब रुकेंगी
ऐसे केमिकल जो हम यूज करने पर क्या है, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटीज रुकेंगी, वो डेफिनेटली क्या कर रहे हैं, वो माइक्रोबायोस्टैटिक इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। और इस इफेक्ट में क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जब रिप्रोडक्टिव कैपेसिटीज खत्म हो जाएंगी तो नेक्स्ट उनकी जो तादाद है वो नहीं बढ़ सकेगी, वो स्टैटिक हो जाएंगे, वो क्या है, उनकी जो ग्रोथ है, उनकी जो तादाद बढ़नी है वो रुक जाएगी। ये रुक जाना, ये स्टॉप हो जाना, ये स्टैटिक इसके लिए यहाँ पे आ रहा है। सो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटीज ऑफ सेल वो इनहिबिट हो जाती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये सेल जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। मेंटेन दी माइक्रोबियल पॉपुलेशन, और इससे क्या होगा, कम से कम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो पॉपुलेशन है वो मजीद बढ़ने से रुक जाएगी, एक स्पेसिफिक कांस्टेंट नंबर पे जाके रुक जाएगी। इसके बाद आ जाते हैं एग्जांपल, टेट्रासाइक्लिन, वो ये माइक्रोबायोस्टैटिक इफेक्ट काज करती है, और इसमें क्या होता है, इट काजेस डैमेज ऑफ एंजाइम्स यानी प्रोटीन और साथ ही साथ न्यूक्लिक एसिड। तो वो इफेक्ट जिसको माइक्रोबायोस्टैटिक इफेक्ट कह रहे हैं, इसमें एंजाइम्स यानी प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड वगैरह जो है वो डैमेज होते हैं, जिससे क्या मजीद वो अपनी नेक्स्ट पॉपुलेशन जो है वो जनरेट नहीं कर सकते। आखिर में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो पहली बात क्वेश्चन से रिलेटेड कि बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, 3-4 बार पूछा जा चुका है एज ए लॉन्ग क्वेश्चन पंजाब के डिफरेंट बोर्ड्स के अंदर, कि एक्सप्लेन डिफरेंट मेथड्स टू कंट्रोल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसमें फिजिकल मेथड एक्सप्लेन किया जाएगा, उसमें साथ ही साथ केमिकल मेथड यूज़ किया जाएगा। फिर साथ ही साथ अगर हम बात करें एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट की, तो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे स्पेशली डिफरेंस या कंपैरिजन के तौर पे कई बार पूछा जा चुका है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज ए शॉर्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एज ए शॉर्ट क्वेश्चन। फिर इसके अलावा स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट, शॉर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के तौर पे पूछा जाने वाला क्वेश्चन होगा। और इसके अलावा माइक्रोबाइसीडल और माइक्रोबायोस्टैटिक इफेक्ट ये कंपैरिजन के तौर पे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछे जा सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे ये टॉपिक पूछा जाता है, जिसको हमने इस वीडियो में देखा। तो यूँ कह सकते हैं कि हर लिहाज से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने बैक्टीरिया को कंट्रोल करने से रिलेटेड पार्ट्स को डिस्कस किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।